आज हम समझेंगे कि लोन देने से पहले बैंक सर्च क्यों बनवाती है, सर्च के अंदर क्या लिखा जाता है, सर्च कौन बनाता है, सर्च क्यों बनाई जाती है और सर्च कौन एडवोकेट बना सकता है और कौन एडवोकेट नहीं बना सकता है और सर्च के साथ साथ कौन कौन से दस्तावेज जरूरी रहते हैं। ठीक है, तो इस ग्राफ के माध्यम से हम यह सब कुछ समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह एक व्यक्ति है राजेश। ठीक है, इस राजेश के पास में यह एक खेत है और इस राजेश को लोन की ज़रूरत है। तो यह क्या करता है कि बैंक से संपर्क करता है, बैंक के पास में जाता है और कहता है कि मुझे लोन की ज़रूरत है, मेरे पास में यह ज़मीन है, आप मुझे इस ज़मीन पर लोन दे दीजिए। ठीक है, तो बैंक जो है यह वर्तमान दस्तावेज मांगती है राजेश से कि आज की तारीख में आपके नाम से यह खेत है, ऐसा कोई दस्तावेज हमें बताइए। तो ऐसी स्थिति में राजेश क्या करता है कि बैंक को भू अधिकार ऋण पुस्तिका अर्थात पावती बता देता है या फिर खसरा खतौनी की नकल बता देता है कि यह जमीन जो है आज की तारीख में मेरे नाम पर है। तो ऐसी स्थिति में बैंक क्या करती है कि बैंक के पास में बैंक के पैनल लायर रहते हैं। क्या रहते हैं? बैंक के पैनल लायर रहते हैं, अर्थात बैंक के द्वारा अधिकृत अधिवक्ता रहते हैं, जिनके माध्यम से बैंक उस जमीन के बारे में जांच करवाती है और जांच करने के बाद में ही उस जमीन पर किसी भी व्यक्ति को लोन देती है। तो यह जो जांच करने की जो प्रक्रिया रहती है इसी को ही सर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्च कहा जाता है। अब देखिए, अब बैंक जो है यह कई बार 13 वर्ष की सर्च करवाती है और कई बार जो है 30 वर्ष की सर्च करवाती है। कई बैंकें जो रहती है वे 13 वर्ष की सर्च करवाती है, कई बैंकें जो रहती है वह 30 वर्ष की सर्च करवाती है। तो ऐसी स्थिति में जब बैंक जो है अपने अधिवक्ता जो है, अपने पैनल के जो अधिवक्ता है उनके नाम से इस राजेश की ज़मीन की सर्च करवाने के लिए लेटर जारी किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में एडवोकेट जो है वे क्या करेंगे कि वे सब रजिस्ट्रार जाएंगे। क्या करेंगे? वे सब रजिस्ट्रार जाएंगे और सब रजिस्ट्रार अर्थात उपपंजीयक कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर इस जमीन के बारे में अगर बैंक ने 13 वर्ष की सर्च मांगी है तो पिछले 13 वर्ष का रिकॉर्ड देखेंगे। और वहाँ पर रिकॉर्ड भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का कैसा? एक तो होता है कि विक्रय, विनिमय, दान, इस प्रकार का जो रहता है अंतरण जो रहता है उससे संबंधित रिकॉर्ड रहता है, और दूसरा जो रिकॉर्ड रहता है वह रहता है बंधक से संबंधित। अर्थात अगर इस खेत को किसी व्यक्ति ने किसी को बेचा है, किसी को विनिमय किया है, किसी को दान किया है, अर्थात या किसी भी रूप में अगर अंतरित किया है तो उसका रिकॉर्ड रहता है। और दूसरा जो रिकॉर्ड रहता है वह ये रहता है कि इस खेत को अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी बैंक में या किसी भी संस्था में, फाइनेंस संस्था में अगर बंधक रखा है तो उसका रिकॉर्ड रहता है। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता को जो बैंक द्वारा लेटर जारी किया जाता है, इस बैंक द्वारा जो एडवोकेट को लेटर जारी किया जाता है कि आपको 13 वर्ष की या 30 वर्ष की सर्च करना है, तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ता जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इस प्रकार की सर्च करते हैं, इस प्रकार की खोज करते हैं कि यह ज़मीन जो है यह कहीं बंधक तो नहीं है, कहीं गिरवी तो नहीं है, कहीं विक्रय तो नहीं है या किसी रूप से अंतरित तो नहीं है, और यह ज़मीन जो है इस राजेश के पास में किस प्रकार से आई है। ठीक है, इस प्रकार का दस्तावेज जो है वहाँ से खोजते हैं। अब देखिए, जब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में एडवोकेट जो है वे 13 साल की या 30 साल की सर्च करते हैं, वहाँ पर खोज करते हैं और उसमें इस खेत के ऊपर किसी प्रकार का कोई भार बोझ या किसी प्रकार का कोई मॉर्गेज नहीं मिलता है, या यह ज़मीन जो है यह पिछले 13 साल में या 30 साल में इस राजेश के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं की गई है, केवल इस राजेश के नाम पर ही जब से यह आई है तब से इसी के नाम पर पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो एडवोकेट है, बैंक के एडवोकेट है, वे एक सर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। ठीक है, उससे पहले ये एडवोकेट जो है यह इस राजेश से डॉक्यूमेंट की मांग करते हैं, दस्तावेज की मांग करते हैं कि आप इस प्रकार का दस्तावेज मुझे बताइए कि यह ज़मीन जो है, यह खेत जो है यह आपके पास में किस प्रकार से आया है। अर्थात क्या आपको यह खेत जो है उत्तराधिकार में मिला है, अर्थात आपके बाप दादाओं से आपको प्राप्त हुआ है, या फिर ये खेत जो है आपने खरीदा है, या विनिमय के माध्यम से प्राप्त हुआ है, या दान के माध्यम से प्राप्त हुआ है, या किसी न्यायालय के किसी आदेश के माध्यम से आपको यह खेत जो है आपके नाम पर मिला है। तो ऐसी स्थिति में जब यह राजेश जो है इस प्रकार का कोई दस्तावेज अपने एडवोकेट को, बैंक के एडवोकेट को उपलब्ध करवाता है, तो ऐसी स्थिति में बैंक के जो एडवोकेट है उनके द्वारा उस दस्तावेज की भी सब रजिस्ट्रार में जाँच की जाती है कि वास्तव में इस दस्तावेज जो है सही है या फर्जी है। ठीक है, तो जब सब रजिस्ट्रार में उस दस्तावेज का अगर पंजीयन मिलता है, जैसे कि अगर ये जो खेत है, जैसे अगर ये जो खेत है यह विक्रय पत्र के माध्यम से अर्थात सेल डीड के माध्यम से इस राजेश को प्राप्त हुआ है, तो उसकी एंट्री जो है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेगी।
अगर विनिमय के माध्यम से मिला है तो भी उसकी एंट्री यह सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मिलेगी, अर्थात उपपंजीयक कार्यालय में मिलेगी। दान के माध्यम से मिला है तो भी मिलेगी। लेकिन अगर किसी केस के माध्यम से अगर इस राजेश को यह खेत मिला है तो ऐसी स्थिति में उस केस की जो एंट्री है वह न्यायालय में मिलती है, तो उस संबंध में भी एडवोकेट के द्वारा जांच की जा सकती है। ठीक है, तो यह सब कुछ जांच करने के बाद में अगर यह संपत्ति जो है यह पूरी तरीके से क्लियर पाई जाती है, क्लियर का मतलब है कि यह राजेश को जैसे प्राप्त हुई है उसके बाद में इस राजेश ने इस संपत्ति को किसी व्यक्ति को अंतरित नहीं किया है या कहीं बंधक नहीं रखा है या किसी भी तरीके से इसको गिरवी या किसी भी तरीके से अंतरित नहीं कर रखा है, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भार बोझ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो बैंक के एडवोकेट रहते हैं वे क्या करेंगे कि इस जमीन के संबंध में एक टाइटल रिपोर्ट बनाएंगे। टाइटल रिपोर्ट मतलब सर्च रिपोर्ट बनाएंगे कि यह जो ज़मीन है यह पूरी तरीके से क्लियर है, अर्थात इसके ऊपर मालिकाना हक जो है वह केवल इस राजेश का ही है। ऐसी स्थिति में आप जो है मतलब बैंक जो है लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की रिपोर्ट जब बैंक के पास में जाती है तो उस रिपोर्ट के आधार पर जो है बैंक जो है इस राजेश को लोन प्रदान कर सकती है। तो देखिए कौन कौन से दस्तावेज सर्च के साथ में लगते हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अगर बैंक ने 13 साल की सर्च करने को कहा है एडवोकेट से, तो ऐसी स्थिति में अगर आज की तारीख में यह ज़मीन जो है इस राजेश के नाम पर है, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में इस राजेश को क्या करना पड़ेगा कि 2023 से पीछे अर्थात 2023, 2022, 2021 और ऐसे करते हुए इसको 2010 तक का खसरा निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2010 तक का खसरा निकालना पड़ेगा और 2023 से पीछे 2010 तक अगर ये खेत जो है यह इस राजेश के ही नाम पर रहा है तो ऐसी स्थिति में इस राजेश को केवल वह दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसके माध्यम से यह खेत जो है यह इस राजेश को प्राप्त हुआ है, अर्थात इसको मिला है। और अगर इसके बीच में कहीं लिंक टूटी हुई मिलती है, जैसे कि 2010 में किसी और व्यक्ति के नाम पर था, 2011 में किसी और व्यक्ति के नाम पर था और 2012 में किसी और व्यक्ति के नाम पर था, 2018 में किसी और व्यक्ति के नाम पर था, तो ऐसी स्थिति में इस राजेश को वे सारे दस्तावेज पेश करने पड़ेंगे या वे सारी एंट्रियां इसको पेश करनी पड़ेगी कि इसके पास में, इसके पास से, इसके पास में और इसके पास से इसके पास में किस प्रकार से यह जमीन आई है। ठीक है, देखिए इसके अलावा एडवोकेट के द्वारा इस राजेश का एक शपथ पत्र भी बनाया जाएगा कि यह जो खेत है जिसके ऊपर यह राजेश जो है बैंक से लोन ले रहा है, इस खेत को राजेश के द्वारा कहीं पर भी बंधक नहीं रखा है, न ही किसी बैंक से किसी प्रकार का इस पर लोन लिया है, न ही इस खेत को किसी भी रूप में इस राजेश के द्वारा अंतरित कर रखा है। इस प्रकार का शपथ पत्र जो है इस राजेश का बनाया जाएगा और उस शपथ पत्र को भी जो सर्च रिपोर्ट रहेगी उसके साथ में बैंक में भेजा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बैंक का जो मेन उद्देश्य रहता है कि बैंक सर्च क्यों बनवाती है। तो देखिए अगर कोई संपत्ति जो है, जैसे ये राजेश की जो संपत्ति है, यह अगर इसने पहले से ही किसी को बेच रखी है और उस पर अगर इसका राजेश के अलावा अन्य व्यक्ति का नामांतरण नहीं हुआ है या इस संपत्ति पर जो है इस राजेश ने इस बैंक के अलावा अन्य किसी बैंक से लोन ले रखा है या कहीं फाइनेंस से लोन ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में इस राजेश का जो है वह स्वामित्व इस जमीन पर क्लियर होना चाहिए। अर्थात अगर यह संपत्ति जो है यह पूर्ण रूप से क्लियर है, अर्थात इसके ऊपर किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई भार बोझ या किसी प्रकार का कोई अंतरण नहीं है, कोई स्वामित्व इस पर शेष नहीं है या कहीं पर यह दृष्टिबंधक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ही यह बैंक जो है यह इस जमीन पर लोन देगी, अन्यथा यह लोन नहीं देगी। अगर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में या कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है जिसमें कि एडवोकेट जो है अपनी सर्च रिपोर्ट में इस प्रकार का लिख कर दे देते हैं कि यह संपत्ति जो है यह क्लियर नहीं है या इस पर कहीं का बंधक है और उस बंधक को जो है उन लोगों ने क्लियर नहीं किया है, जिसने इस जमीन को बंधक किया था उन लोगों ने उसको अगर क्लियर नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति पर इस राजेश को लोन नहीं मिलेगा। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।